नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। त्योहारों के मौसम में अखबारों और टीवी में विज्ञापनों की भरमार है। अखबार की खबरें पहले नहीं, छठे या नवें पेज से आजकल शुरू हो रही हैं। जी हां, दिल्ली से छपने वाले किसी बड़े अखबार को उठाइए तो पहले पेज, दूसरे पेज से लेकर छठे या नवें पेज तक आपको रंग बिरंगे विज्ञापन ही दिखेंगे। पूरी दुनिया पर नज़र डाल लीजिए, मीडिया का ऐसा विज्ञापन लोक आपको शायद ही कहीं मिले। बड़े अखबारों के लिए प्रेस आयोग ने संपादकीय मैटर्स के लिए 60% और विज्ञापन के लिए 40% का स्पेस तय किया था। ट्राई ने न्यूज़ चैनलों के लिए 12 मिनट के विज्ञापन प्रसारण की सिफारिश की, लेकिन इसे न तो मीडिया ने माना, न सरकारें लागू कराने की स्थिति में नजर आईं। बीते 20-25 सालों में हालात इस कदर बिगड़े कि मीडिया में खबर या विचार के बदले विज्ञापन का दबदबा सा कायम हो गया। अब तो देश के बड़े मीडिया मालिक बड़े गर्व से निडर होकर कहते हैं कि वे न्यूज़ नहीं, विज्ञापन के धंधे में हैं। लेकिन इस धंधे में पत्रकारिता किधर है? हमारा असल सवाल यही है। विज्ञापनों ने सिर्फ खबरों और विचारों के दायरे को ही नहीं, उनके मिजाज और मजमून को भी घेरा है। मीडिया के लिए आज पाठक या दर्शक नहीं, विज्ञापन दाता का महत्व है। ऐसे में अखबार और चैनल्स अगर समाज और जन सरोकार से तेजी से दूर हो रहे हैं या कट रहे हैं तो इसमें अचरज जैसी कोई बात नहीं। मीडिया मंथन में हम इसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं अपने 4 खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ विनीत कुमार हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, मीडिया ही पढ़ाते हैं और जाने माने मीडिया समीक्षक हैं। हमारे साथ दिलीप चेरियन हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने देश के एड गुरु हैं। इमेज को लेकर उनका कामकाज है। हमारे साथ हैं परमानंद पांडे जी, आप इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के महासचिव हैं। लंबे समय तक जनसत्ता में आपने काम किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, वरिष्ठ टीवी पत्रकार। शुरुआत विनीत हम आपसे करें। आप में मीडिया को बहुत छानबीन करते हैं, आप देखते हैं। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि आखिर ठीक है कि जो प्रेस आयोग ने सिफारिशें की, जिस पर काफ़ी डिबेट हुई थी उस दौर में, मुझे अच्छी तरह याद है। ट्राई के जब पेपर्स आए, ट्राई ने रिकमेंडेशंस जब दिए, उस वक्त भी यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक भी गया। सब कुछ के बावजूद कहीं कुछ प्रभाव नहीं पड़ता मीडिया में, न तो अखबार में, न तो टेलीविज़न में। क्या क्या होना चाहिए? कैसे आखिर खबरें, अच्छा खबरें केवल ये नहीं कि कम हो रही हैं, खबरों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि इस विज्ञापन लोग का खबरों पर कोई दबाव है, कोई कंटेंट भी वो प्रभावित कर रही हैं? तो खबरों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि विज्ञापनों के लिए खबरें बनाई भी जाती है और जो कंटेंट है, जो सामग्री है, वो विज्ञापन के केंद्र में ही घूमते हैं, क्योंकि विज्ञापन मीडिया के लिए ऑक्सीजन है। बिना विज्ञापन के मीडिया की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर मैं आगे बढ़कर ये कहूँ कि बिना खबरों के, बिना कंटेंट के मीडिया की कल्पना की जा सकती है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन उर्मिलेश, मैं एक बात यहाँ साफ कर दूं कि बिना विज्ञापन के मीडिया और मीडिया इंडस्ट्री का काम नहीं चलेगा। ये आवश्यक बुराई है। लेकिन हम जिस संदर्भ में आज बातचीत कर रहे हैं उसमें विज्ञापन शोर ज़्यादा हो गया। यानी कि सिर्फ स्पेस का मामला नहीं है या सिर्फ 12 मिनट का मामला नहीं है। मामला ये है कि जब आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको लगता है कि खबरों के दौरान जो ट्राई ने रिकमेंडेशन दिए हैं उसमें आप देखेंगे कि 12 मिनट का वो पालन करेंगे भी, तब भी आपको सिर्फ विज्ञापन दिखाई देंगे। जब खबर चल रही होती है तब भी आपके स्क्रीन पर 3 से 4 ऐसा सर्किट कोना होता है जहाँ विज्ञापन चल रहा होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ के जो पूरे एम्बियंस है, जो पूरे परिवेश की निर्मित की जाती है, विज्ञापन दाताओं के जो कलर टोन है, जो ब्रांड कलर है, उसके हिसाब से किया जाता है। जो सुर्खियां आती है, जो ब्रेक होते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उन सब में वो विज्ञापन दाताओं के रंग आते हैं। तो मेरी चिंता सिर्फ खबरों के गायब होने की नहीं है, बल्कि खबरों के बीच की जो लोकतांत्रिकता होती है, जिसमें रंग है, आकार है, जिसमें परिवेश है, वो सारी चीज़ें बहुत पीछे चली जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि खबरों का प्रभाव ये पड़ रहा है कि शुरुआती दौर में जो विज्ञापन साहिवान कदरदान वाले दौर से शुरू हुआ कि वस्तुओं को बेचने के लिए, सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अब इससे बहुत आगे की चीज चली गई है। एक विज्ञापन का मुकाबला खबरिया चैनलों से भी है, एक विज्ञापन का मुकाबला मनोरंजन चैनलों से भी है। वो अपने विज्ञापन के जरिए टेलीविजन के सीरियल का भी सुख देना चाहते हैं, रियलिटी शो का भी सुख देना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का भी सुख देना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एक के बाद एक ऐसे ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं जो आपको लगेगा कि उस पर पत्रकारिता पर वो भारी पड़ने लग जाते हैं। तो असल चिंता यहाँ से शुरू होती है। दिलीप, आप तो इसी एड की दुनिया के एक बड़े नाम हैं, लेकिन हम आपसे एड और न्यूज़, इन दोनों का जो सोशियोलॉजिकल एक रिलेशनशिप है, हम उस पर कुछ जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए
कि आपने यूरोप, अमेरिका, दुनिया भर के आप मीडिया के तमाम मंचों को आप देख रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे अखबार हो। अपने यहाँ विज्ञापन का ये जो लोक है वाकई इतना भारी भरकम हो गया है। कोई परसेंटेज की बात नहीं है, जैसा कि कह रहे हैं, एक शोर सा ही है। इस पूरे शोर में और दबदबे में जो सूचना है, हमारे मीडिया का जो मुख्य काम है, वो कहाँ आपको दिख रहा है? क्या वाकई वो प्रभावित हुआ है? मुझे लगता है कि इंडिया में इसका भार बहुत ज़्यादा है, और प्रोपोर्शन में आप देखें तो बाहर के अखबारों में से या टीवी चैनल्स से बहुत ज़्यादा विज्ञापन यहाँ दिखता है और उसका भार ज़्यादा पड़ रहा है। और मेरे ख्याल में इस वक्त हम एक फेज़ पे जा रहे हैं जहाँ पाठक और जो देखने वाले हैं उन सबको इग्नोर किया जा रहा है। और जैसे इन्होंने कहा भी कि ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो रहा है रीडर पे और व्यूअर पे, और इससे न्यूज़ का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है और न्यूज़ का क्रेडिबिलिटी भी कम हो रहा है। दो चीज़ और हमें इस वक्त देखना पड़ेगा। जो न्यूज़ बन के विज्ञापन चल रहे हैं, जो पेड न्यूज़ कहते हैं, उसके साथ साथ अब एक नया चीज़ आ गया है, नेटिव एडवर्टाइजिंग। ये नेटिव एडवर्टाइजिंग वाला चक्कर भी ज़्यादातर इंटरनेट पे है, पर ये दोनों जो है वो एक्चुअली जो न्यूज़ है उसको रिप्लेस कर रहे हैं कई जगहों में। और मुझे ये डर है कि अगर हम इसको अनचेक जाना दें, और अनचेक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सबको इंडिया में हर कस्टमर को सब कुछ फ्री में मिलने का एक आदत पड़ गया है, तो उनको मीडिया के लिए पे करना एक, मेरे ख्याल में वो सोच नहीं पाते। अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और बॉम्बे में एक अखबार ने अपना लॉन्च किया है कुछ ज़्यादा प्राइस पे, पर मुझे लगता है कि जब तक कस्टमर को या जो न्यूज़ प्रेमी है उनको इसके लिए पैसे देने का आदत ना पड़े, तो ये ज़्यादा एक बाधा हो जाएगा और न्यूज़ एक्चुअली स्क्वीज करके बाहर ही निकले। दिलीप, ये बात हमारे देश में खासकर मीडिया की ओर से भी बार बार कहा जाता है कि अच्छी खबरें या महत्वपूर्ण खबरें या विज्ञापन से लदी हुई अगर खबर नहीं दिखानी है, इंडिपेंडेंट दिखानी है, तो थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, पाठक को, दर्शक को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारा देश यूरोप नहीं है, हमारा देश अमेरिका नहीं है। इतना अनइवन डेवलपमेंट है कि एक तरफ दिल्ली या मुंबई जैसा महानगरीय समाज है जहां लोग खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं खर्च करना चाहते। लेकिन गाँव में, कस्बों में आप देखेंगे कि एक चाय की दुकान पर 100 लोग एक अखबार पढ़ रहे हैं। सुबह से शाम तक एक अखबार को पढ़ने वाले 100 व्यक्ति वहां हैं। तो कहने का हमारा मतलब है, मुकेश कुमार, हम आपसे समझना चाहते हैं कि भारत जैसे एक महादेश में, आप इसको महादेश ही कहिए, जहां इतनी अनइवननेस है, इतनी विभिन्नता है, पाठक और श्रोता और दर्शक, इसके वर्ग और इसकी सामाजिक जो आर्थिक हैसियत है उसमें भी बहुत असमानता है। ऐसे दौर में जो इस वक्त मीडिया जिस तरह सामने आ रहा है, विज्ञापन से लदा हुआ मीडिया, जिसमें दिलीप का कहना है कि सूचना वाकई दब गई है, कैसे देखते हैं इस पूरे पहलू को? उर्मिलेश जी, आपने सुना होगा, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। आज मीडिया का यही हाल हो गया। आप विज्ञापन और खबरों में फ़र्क नहीं कर सकते हैं। बहुत कम खबरें होती हैं, वो बोलते हैं ना, ढूंढते रह जाओगे। आप चैनल देखिए, कंटेंट न्यूज़ ढूंढते रह जाएंगे, एक खबर दिखाई जाएगी और फिर ऐड आ जाएगी, और वो जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो भी दरअसल कितनी खबरें हैं और कितनी विज्ञापन है, इसमें भी फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। त्योहारों के वक्त और भी ज़्यादा ये विज्ञापन का हिस्सा बढ़ जाता है, और त्यौहार मतलब ईद, दिवाली, होली भर नहीं है। चुनाव हिंदुस्तान में एक बड़ा पर्व है मीडिया के लिए, और उस समय इस तरह का कंटेंट भर जाता है, एडवर्टोरियल और पेड न्यूज़। आप देखिए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं वहाँ की राज्यों के बुलेटिन बाकायदा दिखाए जा रहे हैं, प्रायोजित, लेकिन उसमें कहीं भी ना तो एडवर्टोरियल लिखा जाता है, ना ही कोई किसी तरह का डिस्क्लेमर होता है कि ये खबरें नहीं हैं। खासकर रीजनल चैनल्स की आप बात कर रहे हैं। जी, चैनलों में है, अखबारों में हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और कुरियन साहब ने कहा है कि चूंकि हम कस्टमर पे नहीं करना चाहता है, जो कस्टमर जिन चीज़ों के लिए पे कर रहा है,
क्या उनके लिए उसे सही सामग्री मिल रही है, ये भी देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत रेगुलेशन की वजह से है। कोई रेगुलेशन नहीं है, और जो रेगुलेशन है उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। तो जो 12 मिनट की बात उठी थी, जैसे आपने बताया, ट्राई ने रिकमेंडेशन दी थी, उसने लागू करने की भी कोशिश की, लेकिन सरकार भी झुक गई, मीडिया ने इतना दबाव बनाया चैनलों ने कि वो कभी लागू नहीं हो पाया। जबकि यूरोप और अमेरिका में इस तरह की गाइडलाइंस हैं और वहाँ पालन की जाती है। तो ये हमें सिर्फ मतलब चैनलों पे अगर हम छोड़ देंगे तब तो वो हमें विज्ञापन ही दिखाते रहेंगे। आप पुरानी रिकमेंडेशन अखबारों के लिए देख लीजिए कि इतने से ज़्यादा विज्ञापन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कहाँ है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इस पर नज़र रखें, जो इसको इन्फोर्स करे? हमारी नज़र इस पर जानी चाहिए, तभी कुछ बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। परमानंद पांडे, आप इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आप पत्रकारों की जो संस्थाएं हैं, हालांकि पत्रकारों की संस्थाएं मीडिया संस्थानों में जिस हालत में हैं उन सबसे हम परिचित हैं, हमारे दर्शक भी परिचित हैं, लेकिन जो भी बचा खुचा स्ट्रक्चर है, क्या ये सवाल ट्रेड यूनियंस के लिए, खासकर पत्रकारों की यूनियन के लिए, क्या ये सवाल नहीं बनते? अगर बनते हैं तो ये सवाल कहाँ हैं? वो संस्थानों में जर्नलिस्ट की तरफ से ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्या वो एक बेहतर सूचना तंत्र, एक बेहतर संवाद तंत्र के लिए सचेत नहीं है? क्या माना जाएगा? या हमारे पीपल्स कंसर्न, हमारे सामाजिक सरोकार खत्म हो चले हैं, हम बिल्कुल बाजार के हवाले हैं? देखिए, एक बात मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि ट्रेड यूनियंस अखबारों में कमज़ोर हुई हैं, पत्रकारों के ट्रेड यूनियंस भी कमज़ोर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि हम बार बार इस बात को उठाते हैं कि आप जो सेकंड प्रेस आयोग था उसके बाद बहुत पानी बह चुका है और अब हमको नए सिरे से देखना पड़ेगा। आप इसको फिर से देखिए कि किस ढंग से अखबार काम कर रहे हैं, किस ढंग से चैनल काम कर रहे हैं। ये सेकंड प्रेस कमीशन जो बना था, ये तब बना था जब कोई टेलीविज़न नहीं आया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बहुत अपने प्राइवेट चैनल नहीं थे, प्राइवेट चैनल नहीं थे। अगर चैनल इलेक्ट्रॉनिक का था तो दूरदर्शन था और रेडियो था, लेकिन वो भी बहुत अच्छी हालत में नहीं थे। लेकिन अब 1980 के बाद बहुत बदलाव आ गया है और हमको नए सिरे से इस पर एक सोच करना पड़ेगा कि किस ढंग से इकोनॉमी काम कर रही है। मैं एक बात से सहमत हूँ चेरियन साहब की कि आज भी हिंदुस्तान में अखबार अन्य देशों के अखबारों से बहुत सस्ते हैं। ये यूरोप और अमेरिका की बात मत करिए जहाँ की लोगों की पेइंग कैपेसिटी है। आप श्रीलंका चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, यहाँ तक कि नेपाल चले जाइए, वहाँ भी अखबार हिंदुस्तान के अखबारों से मांगे हैं। हिंदुस्तान में अखबारों के सस्ते होने का एक मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ विज्ञापन ज़्यादा दिया जाता है। आप देखेंगे डीएवीपी की बात जब आती है तो डीएवीपी ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था और उसमें कहा गया था कि हम इनको विज्ञापन देंगे जो हमारे फेवर में खबरें लिखेंगे। लेकिन आज बड़े अखबारों ने ये डिमांड किया है, मैं प्रेस काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, उस समय भी बात कही गई थी कि आप डीएवीपी को डिसबैंड कर दीजिए क्योंकि डीएवीपी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे आप देख लीजिए कि छोटे अखबारों के लिए एक सांसद की स्थिति आ गई है, लेकिन बड़े अखबार कह रहे हैं कि नहीं, इसको खत्म करो क्योंकि हमारे पास प्राइवेट एडवर्टाइजर। पांडे जी, हम अभी एक छोटा अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो जो सवाल आप लोगों ने उठाए हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको एक समापन की तरफ ले जाया जाए, कुछ नतीजे उससे निकलें ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये समझ में आए कि ये बढ़ता हुआ विज्ञापन लोग सूचना और समाचार के संसार को कहाँ दबोच रहा है। एक अंतराल। मीडिया मंथन में आज हम चर्चा कर रहे थे किस तरह विज्ञापन लोग जो मीडिया का है वो समाचार लोग को दबोच रहा है, उसको एक तरह से वो हाशिए पर डाल रहा है। मुकेश कुमार, अभी पांडे जी जब कह रहे थे तो कहीं ना कहीं पांडे जी की बात से ये लग रहा था कि दूसरे प्रेस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी अगर वो नहीं लागू हो पाई तो उनका इशारा था कि एक तीसरा कमीशन या कोई एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशंस को इस इशू पे कम से कम बिल्कुल नहीं अमल होने दिया। ट्राई ने इतनी कोशिशें की, ट्राई पर इतनी लंबी चौड़ी बहस पूरे देश में हुई, टेलीविज़न चैनलों में भी वो छन छन के बहस आई, अखबारों में भी आई,
उसे भी लागू नहीं होने दिया गया। तो क्या इस बात की गारंटी है कि कोई नया मैकेनिज्म, अगर कोई नई रिकमेंडेशन देता है, सूचना, समाचार और विज्ञापन के रेशियो के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उसके औसत के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लागू हो पाएगा? आखिर ये कैसे हम सुनिश्चित करें? तो जो परिदृश्य अब तक का रहा है उसको देखते हुए आपकी क्या राय है? देखिए, दिक्कत ये है कि जब तक जिसे करना है, अगर वो पूरे तरह से इच्छा शक्ति नहीं दिखाएगा, तब तक कुछ संभव नहीं होगा। पिछली बार क्या हुआ था? सरकार ही झुक गई थी, सरकार ने ही ट्राई की सिफारिशों को अमल में लाने से रोक दिया था, फिर लोग कोर्ट भी चले गए थे। तो जब तक सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे मसलों पर कुछ ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि अंततः तो फैसला उसी को करना है। तो क्या जर्नलिस्ट की सॉरी नहीं कर सकती। इंटरवेंशन के लिए मैं दुखी हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय यूपीए सरकार थी, आज देश में एनडीए सरकार है। तो क्या आपका अनुभव एक एडिटर के रूप में टेलीविजन के, क्या ये बताता है कि सरकारें चाहे जैसी भी रही हों, जिस दल की, जिस रंग की रही हों, वो भारत में ऐसा ही मीडिया चाहती हैं? इस तरह का मीडिया शायद उनको अच्छा लगता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बल्कि पिछले कुछ सालों में तो स्थिति और भी बिगड़ी है। उन्होंने अपने हिसाब से मीडिया को गढ़ा है, और जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से नहीं चलने से उन्होंने कोताही बरती है, उन्हें दंडित भी किया है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ, अगर मैं न्यूज़ चैनल्स की बात करूँ, तो उनका बिजनेस मॉडल इतना फॉल्टी है कि वो अल्टीमेटली वो सरेंडर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वो चैनल तो ले आते हैं, लेकिन चलाने की कोई उनके पास जुगत नहीं है। दिलीप, हम ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, और आपका आपकी क्या समझ है कि जो बिजनेस मॉडल अभी है हमारे देश में, खासकर मीडिया का, बड़े हाउसेज का, क्योंकि छोटा कोई ग्रुप, छोटा कोई इनिशिएटिव, चाहे वो जितनी सोच समझ के साथ इनिशिएट होती हो, वो बहुत जल्दी दम तोड़ देती है अपने देश में। कोई नया एफर्ट अगर कोई करता है इंडिपेंडेंटली, इतना आसान नहीं है कम्पीट करना। तो जो बड़े बड़े मीडिया समूह हैं, जिनका एक खास ढंग का बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल में बेहतर पत्रकारिता सबके लिए, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के लिए, पूरे समाज, पूरे देश के लिए एक बेहतर पत्रकारिता का क्या रूप हो सकता है? क्या कोई रास्ता निकलता है? थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता है, पर मुझे नहीं लगता है कि ट्रेडिशनल प्रिंट या टेलीविज़न में ये मॉडल उभर के आने वाला है। शायद डिजिटल मीडिया में एक दो ऐसे वेंचर्स आ चुके हैं और आएंगे, और वहाँ शायद सैल्वेशन हो सकता है। और ये कई लोग अवॉइड कर रहे हैं। ये जो हाथी है, जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, आजकल मीडिया ओनर्स का जो मेन रेवेन्यू है वो अखबारों से नहीं है, वो है बाकी जो पॉलिटिकल उनके एडवांटेजेस जो हैं, लैंड ग्रैब है और कई फैसिलिटीज़ है, इसके लालच में वो मीडिया शुरू करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो सच बात यह है कि मेजॉरिटी जो ओनर्स हैं वो एडिटर्स भी हैं उसी टाइम। वो ओनर्स और एडिटर्स का डिफ्रेंसिएशन अब वैनिश हो गया, और वो एडिटर्स या ओनर्स जो भी है वो ज़्यादातर ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्लीज करके वो उनसे क्या एडवांटेज ले सकता है, और इसी तरह वो मार्केट को भी प्लीज करके कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा है कि इस वक्त हम जो ट्रेडिशनल अखबारों पे रिलाई कर रहे थे, वो मेरे ख्याल में वो एक एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। विनीत, मैं मिसेस गांधी को कोट करना चाहता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री। किसी ने कहा कि प्रेस के बारे में जो अभी नई सुझाव कुछ आए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा, भारत में प्रेस तो विपक्ष है। उनके वाक्य था, द प्रेस इज अपोजिशन इन इंडिया, व्हाट इज कॉल्ड द नेशनल प्रेस जस्ट लीड्स द अपोजिशन, दिस इज नॉट रिपोर्टिंग। बड़ी गुस्से में उन्होंने भारतीय प्रेस के बारे में कहा। आज प्रेस को कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहा जा रहा है, कैसे कहा जाना चाहिए, इस पर मैं डिबेट में नहीं आऊँगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ये भी नहीं चाहता कि या कहता कि प्रेस को विपक्ष होना चाहिए, लेकिन जनता की अगर बात को प्रेस या समाज की बात को अगर प्रेस सामने रखने का काम करता है, जो उसका दायित्व माना गया है, अगर ये कहीं मिसिंग है अपने देश में, तो उसकी जो वजहें आपकी नज़र में आती हैं,
अब जैसे विज्ञापन की बात, लेकिन विज्ञापन के अलावा भी बहुत सारे, जैसे जिसकी चर्चा दिलीप ने की, तो हम ये समझना चाहते हैं कि इस दौर में एक मजबूत जन पक्ष मीडिया कैसे दे सकता है? दो बातें उर्मिलेश। पहली बात तो ये कि जिस नाराज़गी से इंदिरा गांधी ने वो बात कही थी, वो आज की तारीख में वो सम्मान की बात है। हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे समय उस दौर में एक पत्रकारिता ऐसी रही होगी, लेकिन आज क्रम उलट गया है। आज जो सरकार के विपक्ष में अगर है तो वो कई चीज़ें हैं, लेकिन और अंततः वो देश की इमरजेंसी के दौरान प्रेस जिस तरह से केंचुए की तरह रेंगा था, बिल्कुल, वो भी आडवाणी जी का वो वाक्य याद आता है। आज सरकार की नीतियों और सरकार के विपक्ष में जाने का मतलब है कि आप जनतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं, जो ब्लर कर दिया गया, सरकार और जनतंत्र को ब्लर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो जनता की बात हम कर रहे हैं, मुझे ये कहते हुए थोड़ी हिचक हो रही है, लेकिन फिर भी ये कहना ज़रूरी है कि हम जनता को जब परिभाषित करते हैं तो मुझसे बहुत ही मासूम तरीके से देखते हैं। मैं सोशल मीडिया में थोड़ा सक्रिय हूँ और वही जनता आकर हमें ये बताती है कि तुम देशद्रोही हो, तुम गालियाँ देते हो, जिसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं या पैरोकार जिसके हम बनकर अपनी बात रखते हैं। उर्मिलेश, मैं इन चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हर दूसरा तीसरा विज्ञापन जो है वो सरकारी विज्ञापनों की पंक्तियों को उठा करके वो उसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जितने विज्ञापन देखेंगे वो मंत्रालय के विज्ञापन वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी आइडियाज जो है, जो विचार है, उसमें भारी कमी आती जा रही। इससे होता क्या है कि जो भाषा, जो रंग, जो विचार वहाँ के जनहित में जारी विज्ञापनों से आ रहे हैं, वही प्राइवेट और कॉर्पोरेट विज्ञापन इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र का दायरा बहुत सिकुड़ रहा है और ऐसा होने से हमें सबसे जो परेशानी होती है वो ये कि हम समाचार भी देखते हैं तो हमारे ऊपर वो छवि, वो प्रभाव जो है कायम रहता है। हम हार्डकोर अगर न्यूज़ देखते हैं, जैसे बात हो रही है स्पेस की, समस्या स्पेस की नहीं है। आधे घंटे में कोई विज्ञापन ना दिखा करके भी विज्ञापन का असर पैदा किया जा सकता है और किया जा रहा है। यहां से लोकतंत्र का दायरा जो है सिकुड़ता है। ऐसे में किया यह जाना चाहिए ये कि ऑर्गेनिक अप्रोच अपनाया जाना चाहिए और स्पष्टता के साथ व्यक्तिगत स्तर का लेखन, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो सांस्थानिक पत्रकारिता है उसके साथ साथ व्यक्तिगत स्तर के लेखन को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन पांडे जी, जो विनीत कह रहे हैं गंभीर बात है, लेकिन एक सांस्थानिक जो स्वरूप है भारतीय मीडिया का, इतना विशाल देश और उसमें इतना विशाल मीडिया, करीब 80,000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा मीडिया हमारे देश में है। 80-82,000 अखबार हैं, पीरियडिकल हैं कुल मिलाकर के, लगभग हो सकता है 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा हो गया हो। ये मैं पुराना आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो व्यक्तिगत प्रयास हैं, ठीक है, हमें सब स्वागत करना चाहिए। बहुत सारी नई वेबसाइट्स आई हैं, नए न्यूज़ पोर्टल आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो मीडिया का एक सांस्थानिक स्वरूप है, इसके डेमोक्रेटाइजेशन, इसके रेवेन्यू मॉडल पर नए ढंग की कोई कोशिश आप लोगों की तरफ से, खासकर फेडरेशंस की तरफ से अगर नहीं हो रही है, तो क्या समस्या आप लोगों के अंदर है या कोई दबाव है या रिफॉर्म्स के बाद जो ट्रेड यूनियंस चेंज हुई हैं अपने देश में, उनका जो रूप चेंज हुआ है उसकी वजह से है? देखिए उर्मिलेश जी, हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि आप प्रेस कमीशन नहीं, अब आप एक मीडिया कमीशन बनाइए जो पूरी तरह से जांच करे और ये बताए कि कितने अनुपात में समाचार होंगे, कितना एडिटोरियल कंटेंट होगा और कितना एडवर्टीजमेंट। लेकिन ये लागू कौन कराएगा? ये तो ट्राई ने किया था। अब आप देख लीजिए, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में बना है, वो फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत ही वेज बोर्ड बनाया गया। लेकिन पांडे जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब कोई मीडिया का ओनर साफ साफ कहता है कि हम न्यूज़ नहीं, हम विज्ञापन के धंधे में हैं, तो आप एक फिलॉसफी वो सामने ला रहे हैं मीडिया की, भारत में कैसा मीडिया होना चाहिए। आप इसको, आपके पास क्या विकल्प है? आप इसको कैसे वैचारिक चुनौती देने की स्थिति में आज हैं क्या? नहीं, अगर वो विज्ञापन के रूप में कह रहे हैं कि हम विज्ञापन ले आ रहे हैं, विज्ञापन का समाचार पत्र आपके सामने प्रकाशित करते हैं, तो हमको कोई इसमें आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम समाचार पत्र हैं, तो समाचार पत्र के अनुरूप काम करिए। मुकेश कुमार, आपके हिसाब से इस दौर में जब खुलेआम कहा जा रहा है इस तरह की बातें, आपको बिल्कुल अंत में बताएं क्या करना चाहिए भारतीय प्रेस को, भारतीय मीडिया को ज़्यादा प्रो पीपुल, ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा वाइब्रेंट बनाने का क्या कोई रास्ता है क्या? देखिए, रास्ते तो अब बहुत ही लिमिटेड रह गए हैं। जो आप और हमारे जैसे मीडिया के शुभचिंतक हैं, उन्हें एकजुट होना चाहिए
और एक दबाव बनाना चाहिए कि तो आप सहमत हैं कि विनीत कुमार जो कह रहे हैं कि वैयक्तिक जो प्रयास हैं वो विकल्प हैं, सांस्थानिक नहीं? नहीं, वैयक्तिक प्रयासों की एक सीमा है, बिल्कुल। उसकी बहुत सीमा है। इतने बड़े मीडिया उद्योग में आपकी आवाज़ टिटहरी की हो जाएगी, आप सुने नहीं जाएंगे, बहुत बहुत कम रह जाएंगे जी। तो अगर आपको इस पूरे मीडिया को बदलना है, कुछ परिवर्तन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये विज्ञापन से मुक्त हो जाएगा, एक आदर्श मीडिया हमको मिल जाएगा, वो नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर कुछ हद तक रिफॉर्म की उम्मीद आप करना चाहते हैं तो एक जनता की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से संगठित दबाव बनाया जाना चाहिए कि एक रेगुलेशन हो, मीडिया काउंसिल हो, मीडिया सुधार के लिए काम हो, कंटेंट कोड हो, ट्राई की रिकमेंडेशन पर अमल हो। इसके मुकेश लिए कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे लगता है कि सीमित समय में आप चारों लोगों ने इस विषय पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन बहस तो मुझे लगता है लगातार जारी रहनी चाहिए समाज में। मीडिया बाजार और विज्ञापन के इस दुष्चक्र से पत्रकारिता को निकालना आज के परिवेश में वाकई मुश्किल लगता है। पाठक और दर्शक भी अपने यहाँ उतने प्रोएक्टिव या पहल नहीं ले रहे हैं। अखबार या टीवी के लिए कुछ ज़्यादा रकम खर्च करने को कोई तैयार नहीं दिखता। सरकारों की भी बेहतर मीडिया या सरोकारी मीडिया के विकास विस्तार में कतई रुचि नहीं लग रही है। ऐसे में अखबार और चैनल्स यानी मीडिया का बड़ा हिस्सा बाजार, सरकार और कारपोरेट की गिरफ्त में शायद बने रहने को अभिशप्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।